मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस हम लोग कर रहे थे और मल्टीप्लिकेशन हमने एक्चुअली कर भी लिया था। और ये आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिसेस का होता है वो ट्रेडिशनल जो रियल नंबर्स या ट्रेडिशनल नंबर्स का या ऑर्डिनरी नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है उससे किस तरह से डिफरेंट होता है, इनर प्रोडक्ट को कैसे यूज़ किया जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में। तो सबसे पहले हम कुछ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे और उसके बाद हम लोग काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे। मैट्रिसेस के बहुत सारे काइंड्स होते हैं, 7-8, उनके बारे में पढ़ेंगे। और अगर उसके बाद समय रहा तो हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स भी आज ही कर लेंगे। अगर नहीं रहा तो डेफिनेटली कल के क्लास में इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम लोग करेंगे, मैट्रिक्स इक्वेशंस को करेंगे वहाँ पे। अब आज के क्लास में हम लोग थोड़ा कुछ 4-5 प्रॉब्लम्स भी बनाएंगे, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, जिसमें कि जो मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस है वो आपका एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है उनको देखते हैं। आपको पता है कि जब दो मैट्रिसेस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ए कोई मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स है ए आई जे और इसका डायमेंशन है m क्रॉस n, और b कोई मैट्रिक्स है, इसका डायमेंशन है आपका n क्रॉस k। अगर इस तरह का सिचुएशन है, यानी कि ये जो इनर एलिमेंट्स है दैट इज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज इन B, अगर ऐसा सिचुएशन है तभी प्रोडक्ट A B संभव है। ठीक है, आप पता करिए कि इस प्रोडक्ट को संभव होने के लिए, इस प्रोडक्ट को पॉसिबल होने के लिए इन मैट्रिसेस का डायमेंशन क्या होना चाहिए। चलिए, आपको ये मैंने बताया था कि जब किसी दो मैट्रिसेस का जो मल्टीप्लिकेशन है या प्रोडक्ट है वो पॉसिबल होता है, तो जब हम दोनों मैट्रिसेस का डायमेंशन लिखते हैं, ये पहला वाला है, इसका डायमेंशन लिखेंगे m क्रॉस n और इसका डायमेंशन लिखेंगे यहाँ पे n क्रॉस k। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज पॉसिबल, दैट इज a डॉट b इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ this is the case, that is number of columns in A is equal to the number of rows in B। या इसको और अगर हम जनरल तरीके से कहना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि number of columns in the first matrix is equal to the number of rows in the second matrix। तो अगर ऐसा है तो आपको जो AB मिलेगा वो एक इस तरह का मैट्रिक्स मिलेगा CIJ, जिसका डायमेंशन क्या होगा, ये क्या होगा, AB का डायमेंशन। AB इज ए मैट्रिक्स ऑफ m क्रॉस k, m क्रॉस k। और यहां Cij क्या है, Cij इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ ए रॉ, Cij इज द इनर प्रोडक्ट ऑफ द ith रॉ ऑफ A विथ द jth कॉलम ऑफ B। अब इनर प्रोडक्ट के बारे में मैंने कल बताया था, आज कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा मैं, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा कि इनर प्रोडक्ट होता क्या है एक्चुअली में। चलिए, तो ये सब कुछ हमने देखा था। अब एक चीज हम अभी देखने जा रहे हैं कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है, मतलब नेसेसरली ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा नहीं होता है, तो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो याद रखिएगा ये जो है नहीं होता है हमेशा। तो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं इसी तरह के, ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि क्यों नहीं होता, ये पता भी चल जाएगा आपको। चलिए, यहां पे लिख लीजिए कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव नहीं होता है, दैट इज ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए जनरली। बहुत से केसेस में हो सकता है कि हो जाए,
कुछ केसेस ऐसे सिचुएशंस हो सकते हैं, कुछ मैट्रिसेस ऐसे हो सकते हैं जिनमें ये होगा, लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। और किसी भी नियम को होने के लिए ये जरूरी है कि वो नियम हमेशा फॉलो हो, राइट, वो नियम हमेशा एप्लीकेबल हो। अगर 1+2 को जोड़ेंगे या 2+1 को जोड़ेंगे तो द रिजल्ट विल ऑलवेज बी 3, राइट। ऐसा नहीं है कि 1+2 को जोड़ेंगे तो आपका 3 आएगा, 2+1 को जोड़ेंगे तो कुछ और आएगा। वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, वो वही रहेगा। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट होल्ड फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दैट इज AB इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू BA। इसको इस तरह से आप लिखिएगा तो ज्यादा रहेगा। इसको हम और करेक्ट लिखना चाहें तो AB इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू BA। हो सकता है कि कोई ऐसा सिनारियो हो, कोई मैट्रिक्स A और B इस तरह के हों जिनके लिए बराबर हो जाए, बट नेसेसरली ऐसा हर जगह नहीं होता है। सो कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट होल्ड फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब कम्यूटेटिव लॉ तो होल्ड नहीं करता है, बट एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करता है। तो उसको आप लिख लीजिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, एक चीज और, एडिटिव इनवर्स या एडिटिव आइडेंटिटी या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे आफ्टर स्टडिंग काइंड्स ऑफ मैट्रिसेस या टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। जब टाइप्स कर लेंगे मैट्रिसेस का, उसके बाद उन सब चीज़ों को हम देखेंगे, क्योंकि उन सब चीज़ों को दिखाने के लिए आपको मैट्रिसेस के कुछ स्पेशल टाइप्स की जानकारी होनी चाहिए, जो कि हम थोड़ी देर में अभी देख लेंगे। चलिए, सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। लेट A, B and C be matrices for which the following products holds। मतलब इनका डायमेंशन इस तरह से रखा गया है कि जो भी अभी आप नीचे प्रोडक्ट देखेंगे वो होल्ड करेगा। देन सबसे पहला AB is not necessarily equal to BA। That is, इसको लिख लीजिए, commutative law for matrix multiplication is not hold। दूसरा, ABC is equal to AB into C। associative property of matrix multiplication। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए होल्ड करता है। तीसरा, A इंटू B प्लस C इज इक्वल टू AB प्लस AC। याद रखिए, रियल नंबर में जिस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है उस तरह से नहीं लिखा है। A के साथ B प्लस C का जो सम है वो मल्टीप्लाई किया गया है, तो AB प्लस AC, नॉट BA
प्लस सी ए। आप रैंडमली कुछ नहीं लिख सकते हैं, ये पहले है, इसको आपको पहले रखना है यहाँ भी, ठीक है। और एक और होता है, इसी में 3 में ही मैं कर देता हूँ, बी प्लस सी और ए इधर हो तो ये होगा बी ए प्लस सी ए। इन दोनों को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहले कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्यों होल्ड नहीं करता है। चलिए, मान लीजिए आपने एक मैट्रिक्स लिया A इज इक्वल टू -1 2 0 3, ठीक है, दिस इज अ 2x2 मैट्रिक्स। आपने एक और मैट्रिक्स लिया B इज इक्वल टू 1 -1 3 2 4 0। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि इज द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिक्स पॉसिबल, दैट इज ए बी पॉसिबल। देखते हैं, ए है 2x2, ए कितना है 2x2 डायमेंशन का, बी का डायमेंशन क्या है 2x3 डायमेंशंस का। इनर एलिमेंट्स दोनों सही है, दोनों इक्वल है, दैट इज कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू द रॉज ऑफ बी, सो यस द प्रोडक्ट ए बी इज पॉसिबल। देखते हैं सबसे पहले ए बी इज इक्वल टू, अच्छा यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे ए बी तो संभव है बट क्या बी ए पॉसिबल है, देख लेते हैं। बी है 2x3 और ए है 2x2, 3 और 2 बराबर नहीं है, इसलिए बी ए पॉसिबल नहीं है। हमें दिखाना है कि कम्यूटेटिव लॉ संभव हमेशा नेसेसरली पॉसिबल नहीं होता है, मतलब कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट होल्ड फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दैट इज व्हाट वी वांटेड टू शो राइट नाउ। सो लेट्स टेक दिस मैट्रिक्स एज अ 2x2। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अभी हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी देर में। अब ए बी भी संभव है, बी ए भी पॉसिबल है। सबसे पहले ए बी को निकालते हैं, -1 2 0 3 1 -1 2 4। इनर प्रोडक्ट में क्या होता है, सबसे पहले आपको निकालना है C11। आपको याद है अभी ए और बी का जो इनर प्रोडक्ट मैंने कहा था Cij ऑफ द डायमेंशन m क्रॉस k, तो Cij यानी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ द ith रॉ ऑफ A विद द jth कॉलम ऑफ B। अब यहां पे C11 इस प्रोडक्ट का पहला एंट्री होगा जो कि पहले रॉ में और पहले कॉलम में होगा। तो ये इनर प्रोडक्ट है, किसका किसका इनर प्रोडक्ट है, ये है आपका, चलिए इसको इतना नहीं लिखता हूं, C11 यानी कि ए का पहला रॉ और बी के पहले कॉलम के साथ जो इनर मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ए का पहला रॉ देखिए, बी का पहला कॉलम देखिए, -1 × 1 यानी कि इस एलिमेंट को याद रखिए कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। दैट इज इस रॉ के पहले एलिमेंट को इस कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है और इसको जोड़ना है किसके साथ, इस रॉ के दूसरे एलिमेंट और इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट के प्रोडक्ट के साथ ही। ठीक है, 2 × 2, इसका और इसका प्रोडक्ट दोनों को जोड़ा हमने, कितना आया -1 + 4 = 3। ठीक है, C12 मतलब इनर प्रोडक्ट
ऑफ द फर्स्ट रॉ ऑफ ए टू द सेकेंड कॉलम ऑफ बी, और ये आपका जो प्रोडक्ट है उसका C12 यानी कि पहले रॉ का दूसरे कॉलम का एंट्री हो जाएगा ये पहला। चलिए अभी मैं दिखा दूंगा आपको ये क्या होगा, इस रॉ का इसके साथ इनर प्रोडक्ट, तो -1 इंटू -1, ठीक है, प्लस 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। उसके बाद C21 मतलब ए का पहला रॉ और बी का पहला कॉलम का इनर प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू 1, 0 का 1 के साथ, पहला एलिमेंट का पहला एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट का इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ, प्लस 3 इंटू 2, ये कितना हो गया 6। C22 कितना हो जाएगा आपका, इस दूसरे रॉ का और इस दूसरे कॉलम का इनर प्रोडक्ट यानी कि 0 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 4 दैट इज 12, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या आ गया आपका, जो प्रोडक्ट आ गया वो C11 C12 C21 C22, यानी कि C11 कितना है 3 9 6 12। This is what you get as a matrix, as the product of A and B। कहीं कुछ गलत कैलकुलेशन में नहीं हुआ होना चाहिए, देख एक बार मैच करा लीजिए। -1 इंटू 1, 2 इंटू 2 हो गया आपका -1 प्लस 4 3, उसके बाद C12 -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 4, 4 दूनी 8 और यहाँ पे प्लस 1 9, C21 इसका इसके साथ यानी कि 0 इंटू 1 प्लस 6 6 हो गया, और C22 इसका उसके साथ, तो 0 प्लस 12 इज इक्वल टू 12। तो ठीक है, ए बी इतना आ गया। आप चलते हैं देखते हैं कि बी ए कितना आता है। चलिए बी ए मतलब प्रोडक्ट को इस तरह करेंगे 1 2 -1 और 4 -1 0 2 3। आई होप अब इनर प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। यू कैन प्रैक्टिस इट मोर एंड मोर एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट इट, ठीक है। शुरू में थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा, तो क्योंकि शुरू में बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं ना रॉ और कॉलम के एलिमेंट्स को सब्स्टिट्यूट करने में, मतलब कहाँ पे किस रॉ को मल्टीप्लाई करना है। कभी क्या करते हैं कि इस रॉ को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी रॉ को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट में यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि यहाँ पे लिखना चाहिए। तो ये शुरू का कंफ्यूजन है थोड़ा, एंट्री को आपको जो प्रोडक्ट है उसके एंट्री को लिखने में और इनर प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने में। दैट इज द ओनली कंफ्यूजन फॉर ऑल दोज इनिशियल स्टूडेंट्स, ठीक है, हु आर अबाउट टू डूइंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। उन्हीं को थोड़ी दिक्कत होगी, बाकी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो 1-2 दिन में आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। थोड़ा 2-4 प्रॉब्लम बनाइए, आप समझ जाएंगे। मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा वैसे। तो चलिए बीए को करते हैं। चलिए इस रॉ का इस कॉलम के साथ हो जाएगा -1 प्लस 0, उसके बाद इसी रॉ का इस कॉलम के साथ कर देंगे तो हो जाएगा 2 -3, फिर इस रॉ का इस कॉलम के साथ -2 प्लस 0 और इस रॉ का इस कॉलम के साथ यानी कि 2 दूनी 4 और 4 तियां 12। कोई दिक्कत? अब देख लीजिए ये कितना आ रहा है, वो -1 -2 -1 और 16। इज बी ए इक्वल टू ए बी? नॉट। तो यहाँ पे क्या है, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। सो दैट इज वाई कम्यूटेटिव लॉ इज नॉट पॉसिबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हाँ, कुछ कभी ऐसा सिनारियो आ गया कि हाँ भाई कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स ए और कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स बी इस तरह से हमने जानबूझ के लिखा है कि उस केस में ए बी और बी ए दोनों बराबर हैं, इसीलिए मैंने लिखवाया कि दे आर नॉट नेसेसरली इक्वल। हमेशा नहीं होता है ऐसा, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में शुरू करेंगे सब कुछ, कि मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। चलिए
थोड़ा मल्टीप्लिकेशन आपका क्लियर भी हो जाएगा। ओके, चलिए कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लिया है, सिंपल प्रॉब्लम है, बस आपको ये बताना है कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से काम करता है, क्योंकि बहुत बच्चे इसी में फंसते हैं। ठीक है, आगे आज के क्लास में शायद इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस नहीं करा पाऊँ क्योंकि टाइम फिर काफ़ी हो जाएगा। कल के क्लास में इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस और मैट्रिक्स इक्वेशन हम लोग शुरू करेंगे, और वहाँ पे आप ये चीज़ देखेंगे कि क्यों मैट्रिक्स को यूज़ करके जब हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो वहां पे हम ज्यादातर केस में, ज्यादातर जगहों पे एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को यूज करके उन सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। क्यों हम हमेशा सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्स मैट्रिक्स को यूज करके हमेशा सारे सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को नहीं बना सकते हैं? ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जो हमें हर तरह के सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स इक्वेशन को यूज करके बनाने से रोकता है? और इसीलिए मैं सबसे पहले जब मैंने मैट्रिक्स शुरू किया था तो मैंने मैट्रिक्स का डेफिनेशन बताया था आपको, और जैसे ही मैंने डेफिनेशन बता दिया मैट्रिक्स का और सब कुछ, मैट्रिक्स के कुछ बेसिक इंट्रिकेसीज मैंने जब बता दिया आपको, तो उसके बाद मैंने सीधे एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को आपको बताया। गाउसियन एलिमिनेशन, गाउस जॉर्डन एलिमिनेशन, दैट इज रॉ एशलन फॉर्म और रिड्यूस्ड रॉ एशलन फॉर्म से सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को बताना। और उसका कारण ये अभी फिलहाल के लिए समझिए कि यही है कि किसी भी तरह के सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ना हम लोग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को यूज करके बना सकते हैं, बट मैट्रिक्स इक्वेशन से हर तरह के सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को नहीं बनाया जा सकता है। देयर इज अ कैच इन दैट, और वो हम लोग कल के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, कि ऐसा क्यों है। इसीलिए एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसका यूज हम लोग आगे हर जगह कर सकते हैं। इसीलिए ट्राई टू फिगर आउट एंड अंडरस्टैंड एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस, क्योंकि मैट्रिक्स का बेसिक्स है वो आपको आना चाहिए। वो एक तरह से रूट है मैट्रिक्स का, कि आपको मैट्रिक्स में एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन जो है वो आना ही आना चाहिए। क्योंकि देखिए बेसिकली जब हम कॉलम्स को यूज करने लगते हैं ना तो वहां पे हम डिटर्मिनेंट में इंटर कर जाते हैं, जो कि हम एक दो क्लास के बाद कर जाएंगे। डिटर्मिनेंट्स को आपको मैं बताने लगूंगा। तो रॉ ऑपरेशंस में ध्यान दीजिए, मैं सारे बच्चों को कह रहा हूँ। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है कि रॉ ऑपरेशंस नहीं हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे से पूछिए, मैं दोबारा आपको बता दूंगा। चलिए, तो थोड़ा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका सबसे पहले क्लियर कर दूं मैं कुछ प्रॉब्लम्स बना के। इफ a is equal to 3 minus 1 1 1 2 3 2 0 minus 2 and b is equal to minus 1 3 2 3 minus 2 1 minus 2 minus 1 0. Find AB if possible. Find AB if possible. अब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 मैट्रिक्स है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसा कि मैंने कहा थोड़ी देर में आपको बताऊंगा स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स जब भी रहे तो ए बी और बी ये दोनों संभव होता है, पॉसिबल होता है, दोनों हम कर सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रॉज जो है वो बराबर होता है स्क्वायर मैट्रिसेस में। तो यस, ए बी इज पॉसिबल एंड लेट्स कैलकुलेट इट। तो ए बी को करने से पहले ना, जैसा कि मैंने कहा कि शुरू में बच्चों को दिक्कत होती है इनर प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं हम लोग, ए बी इज इक्वल टू
Cij ऑफ 3x3, क्योंकि जब 3x3 का है तो जो प्रोडक्ट आएगा ना वो भी एक ऐसा मैट्रिक्स आएगा जो जिसका डायमेंशन 3x3 ही रहेगा। चलिए, वेयर Cij इज इक्वल टू द इनर प्रोडक्ट ऑफ द, जानबूझ के मैं थोड़ा डिटेल में इसको बता रहा हूं ताकि किसी को दिक्कत ना हो, इनर प्रोडक्ट ऑफ द ith रॉ ऑफ A एंड jth कॉलम ऑफ B। ठीक है, तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, फाइंड करते हैं कि पहला एलिमेंट क्या होगा। C11 मतलब 3 1 2, ए का ये रॉ और -1 3 2, बी का पहला कॉलम, ए का पहला रॉ बी का पहला कॉलम, क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा सा हैबिचुएट हो गए हैं, थोड़ा सा प्रैक्टाइज्ड हो गए हैं इसको सॉल्व करने के लिए, उन्हें दिक्कत नहीं होगी, वो तो ऐसे ही बिना मेरे यूज़ के बना लिया होगा उन्होंने। बट जो एकदम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिसेस को, उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, तो चलिए, पहले एलिमेंट को इस कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ, इस रॉ के दूसरे एलिमेंट को इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ, इस रॉ के पहले तीसरे एलिमेंट को इस कॉलम के तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने एक एक करके और तीनों को जोड़ दिया है। ठीक है, ये यहां हो जाएगा -3 + 3 + 4 यानी कि 4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, C12 ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 1 2, 1 का मतलब ए का, मैट्रिक्स ए का पहला रॉ और मैट्रिक्स बी का दूसरा कॉलम, दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा 3 -2 और 1। वही काम करना है जो यहां पे किया था, 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2, माइनस मैंने लगा दिया क्योंकि माइनस का साइन है, और प्लस 2 इंटू 1, ये हो जाएगा यहाँ पे ये और ये तो कैंसिल, बचेगा सिर्फ 9। C13 उसी तरह 3 1 2 और B के तीसरे कॉलम के साथ यानी कि -2 -1 और 0, क्या हो जाएगा 3 इंटू -2 प्लस 1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 0 हो जाएगा। कितना आया आपका, ये आ गया -6 और -1 -7। ठीक है, अब ये क्या है C11 C12 C13, यानी कि ये जो, अब कोई भी मैट्रिक्स जब इस तरह से लिखते हैं तो ये I दर्शाता है रॉ को और J दर्शाता है कॉलम को, यानी कि पहले रॉ का जो तीनों एलिमेंट्स है इस प्रोडक्ट का, यानी कि पहले रॉ का तीनों एंट्री वो हमें पता चल गया यहां से। ठीक है, चलिए इसको कहीं साइड में लिखते जाता हूं, यहां पे लिखते जाता हूं, ठीक है ना। C11 बराबर 4, C12 बराबर 9 और C13 बराबर -7। इसको इरेज कर दूं, ओके। अब हमें निकालना है C21, यानी कि दूसरे रॉ का पहला एंट्री को निकालते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, ए का दूसरा रॉ लेंगे हम लोग, -1, ये इनर प्रोडक्ट है। किसका इनर प्रोडक्ट है भाई, ये है ए के दूसरे रॉ का बी के पहले कॉलम के साथ इनर प्रोडक्ट, -1 2 0 और बी का जो पहला कॉलम है वो क्या है -1
3 2। क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 2। क्या आ गया आपका 1 प्लस 6 7, क्योंकि 0 इंटू 2 तो 0 होगा। उसी तरह C2 2 -1 2 0 ए के दूसरे रॉ का बी के दूसरे कॉलम के साथ। अब बी का दूसरा कॉलम 3 -2 1। क्या हो जाएगा, -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 1। आपका क्या आ गया, -3 -4 -7। C2 3 -1 2। अब धीरे धीरे मैं थोड़ा सा बोलना बंद करूंगा। -2 -1, सोचिए कि किस तरह से ये किया है मैंने। अगर आप मैट्रिक्स का डेफिनेशन समझ रहे हैं ना, तो यस शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बट आप सब कुछ समझते जाएंगे और प्रैक्टिस कर करके उसे आप अच्छा कर लेंगे, फास्ट कर लेंगे। दैट इज -1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 0। ये हो गया आपका 2 और -2। ये एलिमेंट आपका 0 हो गया सारा। क्यों, क्योंकि +2 -2 कैंसिल हो जाएगा और ये तो पहले से 0 है तो 0। तो आपका आ गया C21 बराबर 7, C22 बराबर -7 और C23 बराबर 0। ठीक है, चलें अब ये क्या हो गया, C21 C22 C23, ये हो गया हमारा जो ये प्रोडक्ट है, इसका दूसरा रॉ का सारा एलिमेंट हमने निकाल लिया। अब इस प्रोडक्ट के तीसरे रॉ का सारे एलिमेंट हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए भाई, C31 ए का तीसरा रॉ 1 3 -2 और बी का पहला कॉलम -1 3 2। 1 इंटू -1 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -2। कितना हो जाएगा आपका, -1 प्लस 9 -4 इज इक्वल टू 5। माफ करिएगा, इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए भाई, C32 ए का तीसरा रॉ और बी का दूसरा कॉलम, यानी कि 3 -2 1। 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका 3 और -2, 3 में से 2 गया तो 1, -6 और प्लस 1 इज इक्वल टू -5। C33 1 3 -2 और B का तीसरा कॉलम -2 -1 और 0। 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -1 प्लस -2 इंटू 0, -2 इंटू 0। कितना आ गया आपका यहाँ पे, -2 और -3 -5। -2 और -3 कितना आ गया, -5। तो हमारा ये तीसरे रॉ का भी सारा एंट्री निकल गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं निकालने के लिए, कि और भी कुछ भी निकालना है आपको, और कुछ बचा है। पहले रॉ का तीनों के साथ इनर प्रोडक्ट निकाल लिया, दूसरे रॉ का भी तीनों के साथ निकाल लिया, मतलब तीनों कॉलम के साथ, और ए के तीसरे रॉ का भी बी के तीनों कॉलम्स के साथ निकाल लिया। अब कुछ बचा ही नहीं, तो हो गया, इतना ही है हमारे लिए। चलिए, तो हम अपने मैट्रिक्स, जो हमारा मैट्रिक्स प्रोडक्ट है ये, इसको लिखते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, C31 बराबर 4, C32 बराबर -5, C33 बराबर
-5, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? देख लेते हैं, एक बार मैच करा लेते हैं। 1 × -1 प्लस 3 × 3 माइनस 2 × 2, ठीक है। 9 -1 प्लस 8 और -4 प्लस 4, ठीक है। 1 × 3 प्लस 3 × -2 प्लस -2 × 1, ये हो गया आपका 3 में से 2 गया तो 1 और -6 में से 1 गया तो -5। वेरी गुड। 1 × -2, 3 × -1 और -2 × 0, तीनों को जोड़ा मैंने तो -2 -3 -5, क्योंकि लास्ट वाला -2 × 0 0 है। चलिए ठीक है, इरेज कर दूं, सब कुछ में हमने कर लिया। अब चलिए किस तरह से इसको लिखा जाता है थोड़ा डिटेल में करवा देता हूं। जिन बच्चों को पूरा डिटेल देखना है वो यहां से देख के समझ सकते हैं, इसीलिए। यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा C11 C21 C31 C12 C22 C32 C13 C3, माफ करिएगा, C23 और C33। बस एलिमेंट्स को लिख दीजिए आप। C11 कितना है 4, C21 कितना है, चलिए पहले रॉ लिख देते हैं। C11 4, C12 9, C13 -7, C21 7, C22 -7 और C23 0, C31 4, C32 -5, C33 -5। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, ठीक है। अगर गलती से कहीं कैलकुलेशन वगैरह में दिक्कत हो गई होगी तो प्रोसेस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इसलिए मैं बार बार कहता हूँ ना कि हो सकता है कि कहीं कैलकुलेशन में कुछ हो जाए, कहीं गलती से कुछ लिखा गया, इसीलिए होना नहीं चाहिए फिर भी। और 1-2 प्रॉब्लम मैंने आपके लिए लिया है, 1-2 नहीं, आई थिंक 1-2 से ज़्यादा ही आपको मिलेगा, तो देखते हैं थोड़ा। देखने दीजिए कुछ थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स। चलिए अब चलिए थोड़ा सा, इफ इट इज नॉट, ये क्वेश्चन देखिए। अब ये थोड़ा सा मतलब ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी इन द सेंस कि आपको थोड़ा समझना होगा, बस आपको आंसर करना है यस एंड नो में चेक करके। देखिए कर पाते हैं कि नहीं आप। यहाँ पे जगह है, छोड़िए जगह है, फिर भी मैं इरेज कर देता हूँ इसको। Okay, for a matrix of any dimension, for a matrix of any dimension, which of the following operations can we perform? Which of the following operation can we perform? 1, A plus A,
दूसरा 2a, तीसरा a माइनस a। एक मिनट, थोड़ा मैंने कंप्यूटर ग्राफिक्स आपके लिए रखा है समझाने के लिए, लेकिन वो किसी दिन मुझे टाइम निकाल के समझाना होगा, क्योंकि उसको समझाने के लिए थोड़ा फिगर फोटो चाहिए मुझे, जो कि मैं यहाँ से नहीं कर सकता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि किस तरह से आपको उसको समझाऊँ कि मैट्रिक्स को किस तरह से कंप्यूटर ग्राफिक्स में, यानी कि इमेज को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन यू। थोड़ा सोच रहा हूँ मैं कि किस तरह से वो आपको समझाऊँ, वही मुझे अभी दिख गया। चलिए, फॉर ए मैट्रिक्स ऑफ एनी डायमेंशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस कैन वी परफॉर्म। अब यहां पे कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स है किसी भी डायमेंशन का, मतलब ए जो मैट्रिक्स है हो सकता है कि n क्रॉस n का हो, मतलब कॉलम और रॉ दोनों का बराबर है, यानी कि ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉ नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रॉज बराबर हो। ओके, तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन सा ऑपरेशन संभव है। a प्लस ए क्या संभव है? a प्लस ए संभव हो सकता है? बताइए मुझे। यस, इट इज पॉसिबल। क्यों भाई? क्योंकि जो सम होता है मैट्रिसेस का वो तभी एप्लीकेबल होता है जब दोनों मैट्रिक्स के डायमेंशंस सेम हो। अगर मैट्रिक्स A m क्रॉस n डायमेंशन का है और हम मैट्रिक्स A को किसी मैट्रिक्स B से जोड़ना चाहें तो वो तभी डिफाइंड है, तभी संभव है अगर मैट्रिक्स B भी उसी डायमेंशन का होगा, यानी कि मैट्रिक्स B भी m क्रॉस n डायमेंशन का होगा। अगर मैट्रिक्स A m क्रॉस n डायमेंशन का है तो मैट्रिक्स B को भी m क्रॉस n डायमेंशन का होना चाहिए, यानी कि दोनों मैट्रिसेस का डायमेंशन सेम होना चाहिए, तभी हम दोनों मैट्रिसेस को जोड़ सकते हैं और तभी हम दोनों मैट्रिसेस को घटा भी सकते हैं, यानी कि ये और ये दोनों संभव है। क्या ये संभव है? या ये तो भाई हमेशा संभव रहेगा, क्योंकि किसी मैट्रिक्स को हम किसी भी नंबर से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं ना, तो दिस इज ऑलवेज पॉसिबल, दिस इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए जरा, द मैट्रिसेस A, B and C are defined as follows, are defined as follows. A equals 1, 2, 0, 1 by 2, 6, 4, minus 1, 0. B equals 1, 7, minus 9, 2, and C equals 1, 0, minus 1, minus 2. Determine which of the following operations are defined. अब ये थोड़ा सा और ट्रिकियर है पिछले वाले से, पिछला वाला तो सीधा साधा था। Determine which of the following operations are defined and calculate the ones that are. Calculate the ones that are. Okay. अब कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला है A, B, C, दूसरा है A, C, B, तीसरा है
BAC, चौथा है BCA, पांचवा है CAB और छठा है CBA। नाउ ये थोड़ा सा ट्रिकियर है लेकिन टफ नहीं है, सच पूछिए तो आसान है बिल्कुल। मैंने आसान क्वेश्चन ही चुना है ताकि आपको बस मुझे समझाना है, दैट इज माय पर्पस एट द मोमेंट। ठीक है, मैं आपके सामने वो जेई एडवांस वाले प्रॉब्लम्स को अभी नहीं ला रहा हूँ, वो बाद में हम लोग करेंगे। बट फिलहाल माय पर्पस इज टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, theoretical concepts of mathematics at this level, to make you understand everything like that. तो चलिए देखते हैं। Determine which of the following operations are defined and calculate the ones that are। ठीक है, मतलब इनमें से जो जो ऑपरेशंस संभव हो सकते हैं उनको आप कैलकुलेट करिए। तो सबसे पहले ए है, डायमेंशन सबका लिख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ ए बराबर 2 क्रॉस 4, डायमेंशन ऑफ बी बराबर 1 क्रॉस 4, डायमेंशन ऑफ सी बराबर 4 क्रॉस 1। सबसे पहले ए बी सी, तो सबसे पहले तो देखिए कि ए बी सी, सबसे पहले ए बी को हमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो जो ए बी का प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को फिर हमें सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए बी सी, यानी कि इन तीनों का प्रोडक्ट। तो सबसे पहले देखिए ए बी, ए इंटू बी, बिकॉज याद रखिए, बिकॉज ऑर्डर इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज डेफिनेटली एवरीथिंग। जो रियल नंबर्स का आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसमें आपको मल्टीप्लीकेशन में नंबर किस ऑर्डर में लिखे गए हों डजेंट मैटर। 2 इंटू 2 इंटू 3, उसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2, डजेंट मैटर। बट इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट सिनारियो, क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है, इसीलिए ऐसा होता है। चलिए, तो अब इस ऑर्डर में है तो हमें इसी ऑर्डर में देखना है, तो हम देख लेते हैं भाई ए बी पॉसिबल है कि नहीं। अगर ए बी पॉसिबल नहीं है तो ए बी सी कहां से पॉसिबल होगा, ए बी। चलिए भाई, ए है 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स का, बी है 1 क्रॉस 4 मैट्रिक्स का, यानी कि नंबर ऑफ रॉज, माफ करिएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज इन बी। ए में नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है, बी में नंबर ऑफ रॉज 1 है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज इन बी, एंड हेंस ए बी इज नॉट पॉसिबल। द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस ए एंड बी इज नॉट पॉसिबल, एंड इफ the product of the two matrices A, B is not possible, how can the product of these three matrices are possible? A, B डिफाइंड नहीं है भाई, तो A, B, C कहां से डिफाइंड होगा? खत्म कहानी, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। A, C, B। सबसे पहले A, C को देख लेते हैं, क्या A, C डिफाइंड है? A, C, A 2 क्रॉस 4, C 4 क्रॉस 1। इंटरेस्टिंग, यानी कि ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है सी के नंबर ऑफ रॉज के बराबर है, यानी कि यस ए सी इज पॉसिबल। और जब ए सी पॉसिबल है तो ए सी जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 4, सी का ऑर्डर है 4 क्रॉस 1, तो जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1। यहीं से चेक कर लीजिए, अब 2 क्रॉस 1 आएगा, हमें इस 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स को, यानी कि AC को, इस मैट्रिक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है? B से। B कितना है? B कितना है? 1 क्रॉस 4। B का डायमेंशन 1 क्रॉस 4 है। अब देख लीजिए, AC का जो प्रोडक्ट है, जो मैट्रिक्स इसका प्रोडक्ट हमें देगा बना के, उस प्रोडक्ट का नंबर ऑफ रॉज, माफ करिएगा, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, और इस जो B है, B का डायमेंशन कितना है, यानी कि नंबर ऑफ रॉज कितना है? 1 है, यानी कि 1 बराबर 1। नंबर ऑफ कॉलम्स इन द प्रोडक्ट AC
is equal to the number of rows in the matrix B. That means ये तो भाई संभव है, इसको तो हमें निकालना पड़ेगा। चलिए निकालेंगे, पहले इसको देख लेते हैं BA। अब AB और BA पहले देख लेते हैं। BA संभव है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स B एंड A। B का डायमेंशन 1x4, A का डायमेंशन 2x4, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन B इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रॉज इन A। B में 4 कॉलम है, A में 2 कॉलम है, कहां से संभव हो जाएगा? माफ करिएगा, A में 2 रॉ है। BCA, B का डायमेंशन कितना है भाई? B का डायमेंशन है 1x4 और C का डायमेंशन है 4x1। तो यस, नंबर ऑफ कॉलम्स इन B इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज इन C। तो B और C का प्रोडक्ट तो संभव है, और B और C का जो प्रोडक्ट आएगा उसका डायमेंशन क्या होगा? 1x1, 1x1। ये मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप दोनों का डायमेंशन एक दूसरे के सामने लिखिए, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है, और कंपेयर कीजिए कि क्यों वहां पे 1x1 आया, जो प्रोडक्ट है BC का। अब BC का जो प्रोडक्ट है वो आया 1x1 डायमेंशन का, और इस ये जो मैट्रिक्स आएगा BC इज इक्वल टू, मान लीजिए कि एक आपका मैट्रिक्स आया EIJ 1x1 का, तो ये मैट्रिक्स BC जो है एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि 1x1 डायमेंशन का है। अब इस BC का प्रोडक्ट A के साथ, A का डायमेंशन 2x4 है, तो BC का डायमेंशन 1x1, A का डायमेंशन 2x4। नंबर ऑफ रॉज इन BC, number of columns in BC is not equal to number of rows in A, and hence the product of the matrix BC with A is not possible। क्योंकि BC ये प्रोडक्ट तो डिफाइन हो जा रहा है, और ये प्रोडक्ट जब हम कर रहे हैं तो हमें एक 1x1 का मैट्रिक्स मिल रहा है BC, लेकिन इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट A के साथ संभव नहीं है, क्योंकि A हमारा 1x1 का मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो A का जो नंबर ऑफ रॉ है यानी कि 2 उसके बराबर नहीं है, तो संभव ही नहीं है प्रोडक्ट। तो ये भी खत्म। मैंने देख लिया कि ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि क्यों होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, ये दोनों चेक करिए कि क्यों ऐसा है। देखिए, सबसे पहले दो प्रोडक्ट में चलिए। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है जिसका डायमेंशन है m क्रॉस n, और इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसी मैट्रिक्स B के साथ देखना है जिसका डायमेंशन है n क्रॉस k। तो हमेशा इस तरह से लिखेंगे दोनों मैट्रिक्स का डायमेंशन। पहला मैट्रिक्स का डायमेंशन इधर, दूसरे मैट्रिक्स का डायमेंशन इधर। मान लीजिए ये A का डायमेंशन है और ये B का डायमेंशन है। इसी तरह से लिखना है अगर हमें प्रोडक्ट AB चाहिए, यानी कि A इंटू बी, मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B। अगर इस तरह से उसके इसमें हमें लिखना होगा, और हमें ये देखना है कि क्या नंबर ऑफ कॉलम्स इन A इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज इन B, यानी कि जो इनर एलिमेंट है इस तरह लिखने पे, ये इनर एलिमेंट क्या बराबर है। अगर बराबर है तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, और ये जो प्रोडक्ट होगा उसका डायमेंशन क्या होगा, ये m क्रॉस k। रिमेंबर इट, ठीक है। चलिए, अब हमें A, C और B निकालना है, तो निकाल लेते हैं। क्या करना है, A, C, B हमें निकालना है, बाकी कुछ निकालना नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, A और C हमें निकालना है। AC भी लिख लीजिए ताकि हमें याद रहे, यही एक प्रोडक्ट संभव है। AC A कितना है, 1 2 0 हाफ 6 4 -1 0, और C कितना है 1 0 -1 -2। इसका हम लोग इनर प्रोडक्ट निकालेंगे, कुछ नहीं करना है। अब ये है हमारा 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। कितना है, 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। ये है हमारा 4 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स। तो आपको एक 2 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मिलेगा, सिंपल। चलिए, इनर प्रोडक्ट इस रॉ का
इस कॉलम के साथ करेंगे तो पहला एलिमेंट मिल जाएगा आपको 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 6 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -2। ठीक है, हो गया। अब कोई रॉ ही नहीं है हमारे पास, बचा ही नहीं है, तो हो गया, यही एक एलिमेंट होगा। पहले रॉ में एक यही एलिमेंट होगा C11, C12 होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहां पे दूसरा कोई कॉलम ही नहीं है, एक ही कॉलम है, इसलिए घेर देते हैं अभी। अब इसका इसके साथ इनर प्रोडक्ट कर देते हैं, काम खत्म हमारा। 2 इंटू 1 प्लस 1/2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू -1 प्लस 0 इंटू -2। तो हमें मैट्रिक्स क्या मिला? 1 प्लस 0 -6 प्लस 2 2 प्लस 0 -4 प्लस 0। ये कितना हो गया? 6 में से 3 गया तो -3 और यहाँ पे -2। दैट्स इट। हमें एक मैट्रिक्स मिला -3 2। मैंने क्या बोला था? 2 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 1 है, 2 रो 1 कॉलम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें इस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? यानी कि इस मैट्रिक्स को। अब ये एक मैट्रिक्स, ये प्रोडक्ट बन गया ना, तो ये एक मैट्रिक्स बना। ये जो एक मैट्रिक्स है इसको हमें मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी के साथ। अब ये है हमारा 2 क्रॉस 1, बी है हमारा, बी क्या है हमारा, किस डायमेंशन का मैट्रिक्स है? 1 क्रॉस 4, तो हमें मिलेगा 2 क्रॉस 4 का एक मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं। AC इतना आया, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। आसान है इसका इनर प्रोडक्ट बहुत निकालना। इरेज करो। AC इज इक्वल टू आपका जो मैट्रिक्स आया वो -3 -2 आया। चलिए तो ACB यानी कि AC कितना आया? -3 -2 और इसके साथ हमें B को मल्टीप्लाई करना है 1 7 -9 2। A का मतलब माफ करिएगा A निकल रहा है क्योंकि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम। अब इस मैट्रिक्स का पहला रॉ यानी कि -3 को इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कुछ नहीं, एक ही कॉलम तो है, हर कॉलम में एक एक एलिमेंट ही तो है, कुछ करना ही नहीं है। तो चलिए कर देते हैं। -3 फिर -3 इंटू 7, ये पहला एंट्री, ये दूसरा एंट्री, फिर -3 इंटू -9, ये तीसरा एंट्री पहले रॉ का। मैंने कहा क्या कहा था? 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स मिलेगा। आप देखिए यहाँ पे 2 क्रॉस 4 का मिलेगा, फिर इस रॉ का इस कॉलम के साथ, तो आपको मिल जाएगा -3 इंटू 2। उसी तरह -2 इंटू 1 -2 इंटू 7 -2 इंटू -9 -2 इंटू 2। आपको क्या मिला? -3 -2 -21 -14, यहाँ पे मिल गया 27, यहाँ पे मिल गया 18, यहाँ पे मिल गया -6 और यहाँ पे मिल गया -4। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए ये देख लीजिए पहले आप। और मैं थोड़ा देख लूँ। ये क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है और, लेकिन आई थिंक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका ठीक ठाक हो गया होगा, तो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देख लेता हूँ, अगर कुछ और अच्छे प्रॉब्लम्स मुझे मिलेंगे तो मैं डेफिनेटली लूँगा।
ठीक है। Hmm, 10.5 टू, ठीक है। आई थिंक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका काफ़ी है, इतना मैंने जितना बता दिया है। और यहाँ आगे हम लोग आगे जब प्रॉब्लम करेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो बहुत जगह काम में आएगा। मेरा पर्पस था कि आपको बस आज मल्टीप्लिकेशन में ट्रेंड कर देना कि मल्टीप्लिकेशन में आपको मैट्रिक्स के प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पहले देख लेते हैं, और फिर अगर समय रहा तो हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स करेंगे, जो कि नहीं रहेगा मुझे लग रहा है। और अदरवाइज हम लोग कल के क्लास में इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स और ये सब करेंगे। सो लेट्स बिगिन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब दो मैट्रिसेस होता है जो कि सिंपल होता है। एक होता है कॉलम मैट्रिक्स, एक होता है रॉ मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें बस एक ही कॉलम हो। उसी तरह रॉ मैट्रिक्स का मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रॉ हो, दैट्स इट। इन दोनों को हम कॉलम एंड रॉ मैट्रिक्स रिस्पेक्टिवली कहते हैं, और ये बताने की जरूरत नहीं है, नाम से पता चल रहा है। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इतना डिस्कशन कर लिया है कि आपको पता चल गया होगा। A matrix is called a square matrix if the number of rows and एक्चुअली आपने जैसा देखा इंक ख़त्म हो गया था पेन का, तो मैंने सोचा कि 2-3 मिनट इसमें लगेगा इंक फिलअप करने में, तो कैमरा बंद ही कर देता हूँ तब तक। और चलिए फिर से हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आपका लिख दिया था, तो उसको मैंने सोचा कि चलो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में चूंकि ये इंटरप्शन हुआ है तो उसको मैं फिर से करवा दूँ। और कभी भी इंटरप्शन होता है तो आपने देखा होगा कि वो चीज़ मैं फिर से ही करवाता हूँ, तो उस तरह से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा थोड़ा सा सही रहता है उनके लिए समझने में, कुछ कन्फ्यूजन नहीं बचता है। तो चलिए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को देखते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब मैट्रिसेस बहुत तरह के होते हैं, जैसा कि मैंने कहा एक होता है रॉ मैट्रिक्स। अब रॉ मैट्रिक्स किस तरह का मैट्रिक्स होता है? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रॉ है। जैसे फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 1 5 3। अब इसमें रॉ एक है, भले कॉलम 3 है बट रॉ कितना है? एक ही रॉ है। उसी तरह एक होता है कॉलम मैट्रिक्स, लाइक मान लीजिए A इस तरह का 1 5 3। सो इसमें कॉलम एक है, भले रॉ 3 हो। सो दीज आर कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स रेस्पेक्टिवली। तो ये काफ़ी, ये नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये किस लिए इस तरह का नाम रखा गया है। तो सीधे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स से शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने थोड़ा सा आपको बता भी दिया था, लेकिन मैंने सोचा कि चूंकि इंटरप्शन हुआ है तो फिर से करवाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोई कन्फ्यूजन ही नहीं बचेगा। चलिए, थोड़ा सा गीला है कपड़ा भी, मैंने थोड़ा गीला कर लिया जानबूझ के। ओके, स्क्वायर, ओहो गीला है, 1 मिनट।
चलिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix with the number of rows and columns equal is called a स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रॉज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं, उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आई जे n क्रॉस n, दैट इज ये nth ऑर्डर का या n ऑर्डर का या n क्रॉस n डायमेंशन का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जैसे कि एक मैट्रिक्स आप ये देख लीजिए, 1 5 3 2 1 9 3 0 0। नाउ दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 रोज 3 कॉलम्स। उसी तरफ कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसमें 4 रॉ होगा 4 कॉलम होगा, मतलब जितने रॉ होंगे उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज है मैट्रिक्स में, और ये बहुत कॉमन चीज़ है, इसीलिए ये इतना आसान भी है और इसको याद रखने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया आपका। अब चलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स के तरफ। अच्छा हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे बता दूं। मान लीजिए ये आपका एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है A, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑब्वियसली 3 क्रॉस 3 का, 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर है या डायमेंशन है, जो भी कहना चाहें आप। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान से कि अगर इसको देखिएगा आप, इसको, तो ये एक डायगोनल बना रहा है, इस स्क्वायर का एक तरह से डायगोनल बना रहा है। ठीक है, और ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो एंट्रीज हैं A11 A22 A33, इन सारे एंट्रीज को हम क्या कहते हैं? मेन डायगोनल एंट्रीज, या फिर सिंपल भाषा में डायगोनल एंट्रीज, जो भी आप कहना चाहें इसको। अब याद रखिएगा, डायगोनल ये भी बना रहा है, ये A31 A22 और A13 बना रहा है ना, ये भी डायगोनल। लेकिन इस डायगोनल का एक पर्टिकुलर पैटर्न है, बता रहा हूं क्या है और किस लिए इसको हम मेन डायगोनल एलिमेंट्स नहीं लेके इसी को मेन डायगोनल एलिमेंट्स लेते हैं मैट्रिसेस में, स्क्वायर मैट्रिक्स में। ऐसा क्यों करते हैं ये अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है I J n डायमेंशन का, n क्रॉस n डायमेंशन का। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा उसी केस में होंगे जब I बराबर J होगा। यहां देखिए A11 I और J बराबर, A22 I और J बराबर, A33 I और J बराबर। मतलब जिस रॉ में, जिस नंबर ऑफ रॉ में हो, जिस नंबर के रॉ में होगा उसी नंबर के कॉलम्स में एंट्रीज होंगे। अब ये जो एंट्री है ये पहले रॉ में है और पहले कॉलम में है, ये जो एंट्री है ये दूसरे रॉ में है और दूसरे ही कॉलम में है। सिमिलरली ये जो एंट्री है वो तीसरे रॉ में है और तीसरे ही कॉलम में है। सो दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दिस डायगोनल एंट्रीज एंड दिस डायगोनल एंट्रीज। इसीलिए ये जो डायगोनल एंट्री होता है, जो टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट वाले एलिमेंट्स को जब हम कंसीडर करते हैं तो वो सारे एंट्रीज को, उन सारे एलिमेंट्स को हम मेन डायगोनल एलिमेंट्स इसीलिए कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो मेन डायगोनल होता है एलिमेंट्स वो क्या होता है? जब I बराबर J हो, मतलब रॉ
और कॉलम का पोजीशन जब इक्वल होना तो वही हमारा डायगोनल एंट्रीज होता है। और याद रखिएगा डायगोनल एंट्रीज जो होते हैं सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होते हैं, बाकी किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ही ऐसा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब है तो स्क्वायर एक तरह का रेक्टेंगल ना कह सकते हैं, लेकिन स्क्वायर एक ऐसा रेक्टेंगल है जिसमें चारों साइड बराबर होते हैं। सो ये एक इस तरह का मैट्रिक्स होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें मेन डायगोनल एलिमेंट्स जब i बराबर j होते हैं तो उन एलिमेंट्स को, उन एंट्रीज को मेन डायगोनल एलिमेंट्स या सिंपली डायगोनल एलिमेंट्स कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसको और इस तरह के भाषा में लिख सकते हैं, इफ a, चाहे इस तरह से aij इज इक्वल टू मेन डायगोनल एलिमेंट्स या एंट्रीज इफ i इज इक्वल टू j। ठीक है, तो डायगोनल एंट्रीज कोई पूछे आपसे तो आप क्या कहेंगे, सीधे कहेंगे कि भाई a11 a22 एंड सो ऑन टू ann। अगर n क्रॉस n का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स यही सब होंगे, a11 a12 माफ करिएगा a22 a33 a44 a55 एंड सो ऑन टू ann। चलिए, तो याद रखिएगा मेन डायगोनल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स पे, डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स भी एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब ये उस तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एंट्रीज तो नॉन जीरो होते हैं, लेकिन नॉन डायगोनल एंट्रीज जीरो होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स is a matrix in which all the is a square matrix, यहां पे लगा लीजिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, होता तो है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल इसका नाम ही इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल डी है ये, चलिए फिर से कर दूं, ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर नॉन जीरो एंड all the non diagonal entries are zero। that is अगर a बराबर a i j n क्रॉस n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसका मतलब है कि कोई नॉन जीरो नंबर आएगा इफ i इज इक्वल टू j। डायगोनल एंट्रीज कब होगा, जब i और j का पोजीशन उस एंट्री के लिए सेम होगा, एंड जीरो इफ i इज नॉट इक्वल टू j। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अब इसका एग्जाम्पल मान लीजिए, टू जीरो जीरो वन। अब ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का यानी कि सेकेंड ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो ऑब्वियसली है ही, उसी तरह
√3 5 1 0 0 0 2 0 0 0 9। अब ये एक थर्ड ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसके डायगोनल एंट्रीज क्या है, सब नन जीरो है, बाकी जो एंट्रीज है नन डायगोनल एंट्रीज वो सारे के सारे जीरो है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं स्केलर मैट्रिक्स के तरफ। आई थिंक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आज ही हम लोग कर लेंगे, टाइम है हमारे पास उतना। और स्क्यू मैट्रिक्स, माफ करिएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आज ही हम लोग खत्म कर लेंगे, एटलीस्ट डेफिनेशन। ओके अब हम चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स के तरफ। स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, याद रखिएगा ये स्केलर प्रोडक्ट नहीं है, स्केलर मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस यही होता है कि इसके जो डायगोनल एंट्रीज होते हैं ना वो बराबर होते हैं और बाकी सारे के सारे एंट्रीज जीरो होते हैं। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमेशा याद रखिएगा, इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स with the diagonal entries are all equal and non-zero, whereas non-diagonal entries are all zero। जैसे if A is equal to Aij n cross n is a scalar matrix, then Aij is equal to K if I is equal to J and 0 if I is not equal to J, I is not equal to J, यानी कि K where K is a कांस्टेंट। अच्छा एक काम करिएगा, जो डायगोनल मैट्रिक्स मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था तो उसमें भी इसी तरह करके लिखिए। आप जो एग्जांपल मैंने दिया था ना वहां पे इस तरह दे दिया था आई जे इज इक्वल टू, यहाँ पे इस तरह करके दे दिया था, लेकिन इसको आप इस तरह से ही करिए, कर लीजिए कि a इज इक्वल टू, इफ a इज इक्वल टू दिस, इसी तरह का एक मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, देन a i j इज इक्वल टू, यहाँ k की जगह आप क्या करिएगा, कोई नॉन जीरो नंबर, ठीक है, व्हेन i इज इक्वल टू j, कोई भी नॉन जीरो नंबर, ठीक है, एंड 0 इफ i इज नॉट इक्वल टू j। वहां पे इस तरह से एग्जांपल दे दीजिए, क्योंकि ये साफ साफ यहां से पता चलता है कि हम एंट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो मैट्रिक्स के एंट्रीज है उन्हीं के बारे में तो हम अल्टीमेटली बात कर रहे हैं ना, इसीलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एक मैट्रिक्स मान लीजिए 1 0 0 1। अब ये एक स्केलर मैट्रिक्स है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है जैसा कि हम आगे देखेंगे, बट यस इट इज ऑल्सो अ स्केलर मैट्रिक्स। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स डेफिनेटली। ये ऑर्डर 2 का या 2 क्रॉस 2 डायमेंशन का एक स्केलर मैट्रिक्स है। उसी तरह
5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब ये भी क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर का, यानी कि 3 क्रॉस 3 डायमेंशन का या 3 डायमेंशन का, जो भी आप कहना चाहें, जो भी आपको कहने में सहूलियत हो। चलिए, उसी तरफ फोर्थ ऑर्डर का हो सकता है, फिफ्थ ऑर्डर का हो सकता है, एंड सो ऑन टू एनथ ऑर्डर तक आप ले जा सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। चलिए, अब एक होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसलिए उसके बारे में भी हमें जान लेना जरूरी है। आपको पता चल गया होगा कि नल मैट्रिक्स क्या है। वेक्टर में आपने जीरो वेक्टर पढ़ा है ना, उसी तरह से नल मैट्रिक्स होता है। null matrix, a matrix with all the entries 0 is called a null matrix और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे 0 0 0 0 या फिर 0 एक रो एक कॉलम, या फिर 0 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 0। ठीक है, अब जिस ऑर्डर का आपको जरूरत हो उस ऑर्डर का आप नल मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ये एक 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है। ये एक 3 क्रॉस 4 ऑर्डर का नल मैट्रिक्स है। चलिए, तो नल मैट्रिक्स आप जिस ऑर्डर का चाहें उस ऑर्डर का लिख सकते हैं। चलिए, हो गया। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। चलिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अभी हम टाइप्स कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत करिएगा। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स with dimension m cross n, then the negative of A is the matrix minus A into A with the dimension m cross n। ठीक है, that is नेगेटिव ऑफ A एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n डायमेंशन का, इज इक्वल टू -1 इंटू ए, इसको हम लिख सकते हैं -a। ठीक है, अब चलिए, हमने एडिशन पढ़ा था, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, और मैंने कहा था कि jैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं उनको हम डिस्कस करते जाएंगे अकॉर्डिंग टू द यूजेज ऑफ द टाइप्स, क्योंकि कुछ एक या दो प्रॉपर्टीज एडिशन के ऐसे थे जो कि हम लोग ये टाइप्स पढ़ने के बाद ही कर सकते थे। जैसे कि हमने नल मैट्रिक्स पढ़ लिया है और हमने नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ लिया है। आप जानते हैं कि जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें एडिटिव आइडेंटिटी होता है, एडिटिव इनवर्स होता है। उसी तरह मैट्रिक्स में भी एडिटिव आइडेंटिटी भी होता है, एडिटिव आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स का और एडिटिव इनवर्स किसी मैट्रिक्स का। अब मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है,
इसको इरेज करो, उस प्रॉपर्टी को यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना, टाइप्स मिटा दे रहा हूं, अभी हमें टाइप्स अभी करना है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने नल मैट्रिक्स और ये क्या कहते हैं जीरो नल मैट्रिक्स और अभी मैंने क्या बताया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हमने कर लिया है, तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का एक प्रॉपर्टी है, उसको देख लेते हैं, दो प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव, माफ करिएगा, एडिटिव आइडेंटिटी exists for a matrix। ठीक है, अब कोई रियल नंबर है, मान लीजिए 1। अब इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है भाई, 1 में 1 जोड़ें या 0 में 1 जोड़ें, हमें 1 मिलता है, यानी कि 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। इन फैक्ट 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एनी रियल नंबर। चलिए, उसी तरह null matrix is the additive identity of any matrix of the appropriate order of the, अब ये क्यों लिख रहा हूं appropriate order। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा, जैसा मैंने कहा कि नल मैट्रिक्स आप जिस ऑर्डर का नल मैट्रिक्स चाहिए उस ऑर्डर का नल मैट्रिक्स आप यूज कर सकते हैं। दैट इज, अगर कोई मैट्रिक्स है ए, किसी भी डायमेंशन का हो, इसमें अगर आप एक नल मैट्रिक्स जोड़िएगा, मान लीजिए नल मैट्रिक्स को हम ए नॉट से रिप्रेजेंट करें, या नल मैट्रिक्स को ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से ज्यादा अच्छा रहता है रिप्रेजेंट करने का। अब देखिए एक चीज समझिए, मान लीजिए ए का जो डायमेंशन है वो आपका है m क्रॉस n का, तो आपको इसके साथ जो नल मैट्रिक्स जोड़िएगा वो भी m क्रॉस n का जोड़िएगा, इज इक्वल टू 0 m क्रॉस n प्लस a m क्रॉस n इज इक्वल टू a, हमेशा आएगा। अब एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाता हूं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, यहां पे a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। अब ये मैट्रिक्स है, इसका एडिटिव आइडेंटिटी फाइंड करना है। अब ये सब एंट्री है, कोई नंबर है, इसके साथ कौन सा नल मैट्रिक्स जोड़ेंगे, किस ऑर्डर का। डेफिनेटली ये 3 क्रॉस 3 का है तो हमें भी 3 क्रॉस 3 का जोड़ना है। जोड़ के देखिए आप, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब सम आपको पता है क्या आएगा, a11 पहले इसके लिए a11 के साथ इस 0 को जोड़ेंगे, हमें मिलेगा क्या a11। a22 a12 के साथ इस 0 को जोड़ेंगे, हमें मिलेगा क्या a12। सिमिलरली a13, सिमिलरली a21, सिमिलरली a22, a23, a31, a32, a33। उसी तरह जब इसको निकालेंगे, फाइंड करेंगे, यानी कि इसके साथ जोड़ देंगे इसको, तो भी हमें a ही मिलेगा। हमें क्या मिला, अल्टीमेटली तो a ही मिला। इसीलिए null matrix of the appropriate order is the additive identity of a matrix of that order। ठीक है, उसी तरह एडिटिव इनवर्स भी होता है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है किसी मैट्रिक्स का, वो भी देख लेते हैं। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है आपने, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ये क्या होता है भाई, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है A बराबर A
आई जे m क्रॉस n ऑर्डर का, तो इसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो होगा -a। ये मैट्रिक्स कौन सा होगा? ऑब्वियसली -a आई जे m क्रॉस n का। क्यों होगा एडिटिव इनवर्स? क्योंकि दोनों को जोड़ने पे हमें 0 मिल जाना चाहिए। दैट्स इट, दैट्स वाई दिस इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ इतना। अब देख लीजिए यहां पे a माइनस a, इसका मतलब है a आई जे माइनस a इसका क्या मतलब है? एडिटिव इनवर्स a के साथ मैं -a को जोड़ रहा हूं, a के साथ -a को जोड़ रहा हूं, याद रखिए। तो a प्लस -a ही आएगा ना, a ही आएगा ना, इसीलिए मैंने इसको इतना लिखा है। ठीक है, इतना कॉमन चीज तो आप समझते होंगे। यहां हो गया a आई जे। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है वो कहता है कि इस तरह से हो जाएगा, दोनों जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं एक दूसरे के साथ घटाए जाएंगे। हमें क्या मिलेगा? हमें एक इसी ऑर्डर का नल मैट्रिक्स मिलेगा, मतलब 0, एक नल मैट्रिक्स मिला हमें। जो ऑर्डर होगा, अगर ये m क्रॉस n डायमेंशन का है तो ये जो नल मैट्रिक्स मिलेगा ये भी m क्रॉस n डायमेंशन का होगा। ठीक है, ये भी m क्रॉस n डायमेंशन का होगा, याद रखिएगा। सो the additive inverse of any matrix is the negative of that matrix. That's it. चलिए अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फिर से हम लोग आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स तक तो हो गया था। नाउ अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स को पढ़ना है, जिसका यूज मैट्रिक्स में ऑलमोस्ट हर जगह करेंगे आप, अब से लेके बाद तक। उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। चलिए, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स IN, नॉर्मली हम लोग किसी n क्रॉस n डायमेंशन के आइडेंटिटी मैट्रिक्स को IN से रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स IN इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द डायमेंशन n क्रॉस n such that all the main diagonal entries are 1 and all the non-diagonal entries are 0। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स में जितने डायगोनल एंट्रीज हैं, यानी कि मेन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो सारे के सारे होंगे 1, और जितने नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो सारे के सारे 0 हैं। दैट इज IN इज इक्वल टू, मान लीजिए कि AIJ आपका कोई n क्रॉस n डायमेंशन का क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। देन if IN is equal to इतना is the identity matrix of order n, यानी कि n क्रॉस n डायमेंशन का, then AIJ is equal to 1 for I is equal to J main diagonal entries and 0
फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे। अब मान लीजिए एक सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब डेफिनेटली ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, इसीलिए मैंने कहा था जब स्केलर मैट्रिक्स को मैं आपको बता रहा था कि एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, बट द वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज नॉट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों ऐसा होता है? आप दोनों का डेफिनेशन कंपेयर करिए और खुद सोचिए, और अगर उसके बाद भी नहीं पता चले देन डेफिनेटली मेरे से पूछिए कमेंट करके। ये हो गया सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हो गया? 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का। उसी तरह याद रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, क्योंकि जब मेन डायगोनल एंट्रीज की बात हो रही है तो जैसे ही मेन डायगोनल एंट्रीज आया तो वो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। उसी तरह 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये भी एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का या थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। उसी तरह फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर एंड सो ऑन। अब अच्छा एक चीज देखिए, आपने रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म पढ़ा है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जस्ट अब रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में यही डिफरेंस था और इसमें और उसमें, मतलब किसी भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे तो वहां भी यही काम कर रहे थे, बट वहां पे डिफरेंस ये था कि वो जरूरी नहीं था कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। अब ये ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में ही कन्वर्ट करा हुआ है पहले से, मतलब 1 के नीचे सब कुछ 0, 1 के ऊपर सब कुछ 0। तो एक तरह से रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में पहले से ही होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज केसेस है, उसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, जानेंगे। चलिए भाई, ठीक है, ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एक तो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस के साथ, उसको पहले समझते हैं हम। आई थिंक मुझे आज के क्लास में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम नहीं कर पाएंगे, नहीं तो क्लास हमारा बहुत ही लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही आज के क्लास में हम रहने देंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है फॉर टुडेज क्लास। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन सॉल्विंग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वहां पे हम लोग यूज करेंगे। आगे मैं नेक्स्ट क्लास में ये सब कुछ देखेंगे हम लोग। बट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है, देखिए मान लीजिए कि लेट ए is equal to Aij, be a matrix of order m cross n, ठीक है। या चलिए ठीक है, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, ठीक है। इसको समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं पहले, फिर इसको मैं इस जनरल तरीके से समझाऊंगा। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है इस तरह से, ठीक है, 1 2 0 2 9 1 0 1 3, इस तरह से एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है।
अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करें, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, थर्ड ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 1 0 0 0 1, तो हमें क्या मिलेगा थोड़ा देखते हैं। चलिए इस रॉ को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो यहाँ पहला एंट्री होगा, यानी कि इनर प्रोडक्ट ऑफ दिस रॉ, फर्स्ट रॉ एंड फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। उसके बाद इसी रॉ को इस दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 इंटू 0, 1 को इस एंट्री के साथ, 2 को इस कॉलम के दूसरे एंट्री के साथ, इस रॉ के तीसरे एंट्री को इस कॉलम के तीसरे एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0। उसी तरह 0 इंटू इस रॉ को इस तीसरे कॉलम के साथ, तो 0 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 0 प्लस क्या हो जाएगा हमारा, 0 इंटू 1, 2 इंटू 0 एंड 0 इंटू 1, फिर से 0 इंटू 1। ठीक, उसी तरह इस रॉ को अब तीनों कॉलम के साथ एक एक करके करेंगे, 2 इंटू 1 प्लस 9 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। उसके बाद 2 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0। उसी तरह 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। वही काम करेंगे इस रॉ को इन तीनों कॉलम के साथ, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, फिर 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0 और फिर 0 इंटू 0। एक मिनट, सही किया है ना मैंने, पहले ये देख लें ज़रा इसको, फिर इसके साथ 2 इंटू 1, 9 इंटू 0, 1 इंटू 0, फिर वही काम। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, अरे यार यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीसरे के साथ इसको कर दिया, दूसरे के साथ ही तीसरे को करना था ना सेकंड वाले में, तो 2 इंटू 0 प्लस 9 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1, 1 इंटू 1। ठीक है, अब तीसरे वाले को कंटिन्यू करते हैं हम लोग, 3 इंटू 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 1 इंटू 0 और फिर 3 इंटू 0, उसके बाद 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0, फिर 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1। क्या आ गया हमारा, यहाँ पे क्या आ गया 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या आ गया हमारा 2, सिंपल है, ये 0 और ये 0, सिर्फ 2 बचा, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 1, अंत में वहाँ पे क्या आया 0, यहाँ पे 1 और सबसे लास्ट में 3 ए। ठीक है, ये ना, ये ए कोई मैट्रिक्स है, ये ए कोई मैट्रिक्स है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस आई के साथ, थर्ड ऑर्डर का ये हमारा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये ए कोई मैट्रिक्स है और ए को थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमें क्या मिला, थर्ड ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, हमें ए ही मिला। ठीक है, उसी तरह अगर I3 को भी हम A के साथ करेंगे तो हम देखेंगे कि ये वाला प्रोडक्ट भी हमें A ही मिल रहा है, ये वाला प्रोडक्ट भी हमें A आएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे एक मिनट देखने दीजिए, मैंने एक दो प्रॉब्लम इसके रिगार्डिंग लिया था और अगर यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल हुआ तो मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा। एक मिनट, नहीं, यहाँ पे मुझे लग रहा है ना, नहीं
एक मिनट, मुझे थोड़ा चेक करने दीजिए। अगर मुझे मिला तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। बस एक मिनट, एक मिनट। कहाँ मैंने लिखा था इसको, कहीं तो लिखा था। मिल नहीं रहा अभी मुझे। मैंने कहीं पे दो बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया था इसके रिगार्डिंग, लेकिन मुझे अभी मिल नहीं रहा है। चलिए ठीक है, मैं बाद में आपको बताऊंगा, कल के क्लास में मैं उन दोनों प्रॉब्लम्स को लूँगा। तो चलिए, अब ये क्या हो गया, आपने देखा कि एक स्पेशल प्रॉपर्टी हमें बता रहा है, बट इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा और एक तरीके से समझते हैं, तब आपको सही में समझ में आएगा। ये तो आपने देख लिया कि अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, अगर उसी ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ए ही मिलता है। और अगर किसी थर्ड ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से किसी थर्ड ऑर्डर के यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में भी हमें ए मिलेगा। बट मान लीजिए कि ए हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो, ठीक है, सपोज करिए कि ए जो है वो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो। मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स है, जैसे कि यहां पे मैंने m क्रॉस n डायमेंशन लिखा है। ए कोई मैट्रिक्स हो इस तरह का, मान लीजिए 1 5 2 3 0 1 3 1। इसको हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मान लीजिए कि क्या इसको हम किसी 3 क्रॉस 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो भाई हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब वो सेकंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स होगा या थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा या फोर्थ ऑर्डर का होगा, ये आप कैसे समझिएगा। प्रोडक्ट का नियम तो आपको याद है कि दो मैट्रिसेस को किस तरह से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कंडीशन क्या होता है। दो मैट्रिसेस को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी को, तो वो मल्टीप्लिकेशन तभी सक्सेसफुल होगा, तभी डिफाइन किया जा सकता है अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रॉज इन बी। तो अगर ए इस तरह का एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है भाई 2 क्रॉस 4, तो हमें किस तरह के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। ऑब्वियसली आप सोचिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए 4 क्रॉस 4 का। क्या ऐसा है? क्या 4 क्रॉस 4 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करें हम? इमेजिन करिए जरा, हमें किस तरह के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। डेफिनेटली अगर हम इसको किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहें तो उसका ऑर्डर डेफिनेटली क्या होना चाहिए 4 क्रॉस 4, क्योंकि इसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स है उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन तो भाई तभी संभव है ना, मल्टीप्लिकेशन
तभी संभव है, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन हमारा संभव ही नहीं है। तो इसके साथ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 इस तरह के मैट्रिक्स के साथ हम, इस तरह के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हम देखेंगे कि रिजल्ट हमारा ए आ रहा है। हम देखेंगे कि रिजल्ट हमारा ए आ रहा है। ऑब्वियसली इसका डायमेंशन 2 क्रॉस 4 है, इसका डायमेंशन 4 क्रॉस 4 है, ठीक है। तो हमारा किस डायमेंशन का आएगा जो नया मैट्रिक्स आएगा? ऑब्वियसली आएगा 2 क्रॉस 4 का, और वो 2 क्रॉस 4 का डायमेंशन का जो मैट्रिक्स आएगा वो सिमिलर इसी तरह का मैट्रिक्स होगा। इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं। तो चलिए let A is equal to Aij be a matrix of order m cross n, then A into I n। याद रखिए I n जब लिखा है तो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये किस ऑर्डर का है? ये किस ऑर्डर का है? ये है हमारा n ऑर्डर का, यानी कि n क्रॉस n डायमेंशंस का, इज इक्वल टू a। ठीक है। लेकिन अगर a हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, a क्या है? कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। मान लीजिए a हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, a बराबर कोई मैट्रिक्स है n क्रॉस a i j n क्रॉस n, यानी कि ये n डायमेंशन का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इस केस में a i n बराबर i n इंटू a बराबर a होगा। ठीक है, a i n बराबर i n इंटू a बराबर a होगा। और a अगर किसी भी डायमेंशन का है तो याद रहे कि हमें किस डायमेंशन के आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। मान लीजिए a हमारे पास m क्रॉस n डायमेंशन का है, तो i n a हमारे पास m क्रॉस n डायमेंशन का है। अगर हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर इस a m क्रॉस n के साथ मल्टीप्लाई करें तो किस आइडेंटिटी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे? किस तरह के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ? उसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली उसका डायमेंशन इस केस में होना चाहिए m डायमेंशन का, होगा कि नहीं? ये पहले है तो इसका जो नंबर ऑफ रोज होगा इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होगा। माफ करिए, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम्स होगा वो इसके नंबर ऑफ रॉज के बराबर होगा। प्रोडक्ट इसी तरह डिफाइन किया जाता है। तो इस सिचुएशन में i m इंटू a इंटू m क्रॉस n होता है। तो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन सिचुएशन ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी जो है एग्जिस्ट करेगा। जैसे अगर, अब इसको बोलने के दो तरीके हैं। देखिए थोड़ा सा बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, तो थोड़ा सा मैं इनको समझाऊं। अब प्रोडक्ट, किसी भी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट डिफाइन कब होता है? अगर हम, जैसा कि मैंने कहा, अगर a और b दो मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट कब डिफाइन होगा? उसी केस में डिफाइन होगा कि जो पहला वाला मैट्रिक्स है, यानी कि a, अगर हम a b प्रोडक्ट को देख रहे हैं तो a का नंबर ऑफ कॉलम्स b के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, तभी प्रोडक्ट डिफाइन होगा, अदरवाइज प्रोडक्ट डिफाइन नहीं होगा, राइट? तो जब हम यहां भी a इंटू आई एन कर रहे हैं या a के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोडक्ट के रूल को तो फॉलो करना चाहिए ना। तो अगर ये मैट्रिक्स a जो है m क्रॉस n डायमेंशन का है तो डेफिनेटली ये in इसका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा।
In is the multiplicative identity of this matrix, definitely। लेकिन अगर हम इस डेफिनेशन के तरफ जाएं, इस डेफिनेशन के तरफ, तो ये डेफिनेशन हमसे यही कहता है कि ये तभी संभव है अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो ऑफ द डायमेंशन n क्रॉस n। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। सो इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ अ सर्टेन डायमेंशन, देन A into the identity matrix of that dimension is equal to the identity matrix of that dimension into A is equal to A, as you can see here। तो यहां पे A जो है ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन अगर A किसी भी डायमेंशन का होगा तो उसके साथ किस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमें प्रोडक्ट करना है, ये बहुत जरूरी है। और ये नियम आपको हमेशा याद रखना है कि अगर A किसी भी रैंडम डायमेंशन जैसे m क्रॉस n का हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम लोग वैसा चुनेंगे जिसका नंबर ऑफ रॉज A के नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर हो, ठीक है। तो उस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग चुनना है, हम लोगों को सेलेक्ट करना है। और याद रहे आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, तो इसको मत भूलिएगा आप, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लिए। जैसे कि अगर A किसी m क्रॉस n डायमेंशन का मैट्रिक्स है, तो चूंकि A में हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें A ही मिल रहा है, दैट मीन In इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस A। लेकिन ये डेफिनेशन बहुत जगह दे दिया जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में सर्टेन करके। अब ये वाला तभी संभव है अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है। So for any square matrix A like this of n cross n dimensions, A into In is equal to In into A is equal to A, definitely it is possible, but this is only possible when A is in square matrix, remember this, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है, और किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, एक प्रॉपर डायमेंशन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और वो डायमेंशन आपको पता है कि कौन सा डायमेंशन आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए हों कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कल के क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है, इन सबको यूज करके हम लोग सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे आज के क्लास में कहा है कि जब हम एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस लगाते हैं सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, तो वहां पे कैसा भी सिस्टम हो हम बना सकते हैं। लेकिन जब किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम मैट्रिक्स इक्वेशन से सॉल्व करना चाहेंगे तो वहां पे एक सर्टेन कंडीशन होता है, और उस कंडीशन को कल के क्लास में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि क्यों हर तरह के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए मैट्रिक्स इक्वेशन ज्यादा प्रेफरेबल नहीं होता है, रादर हर तरह के सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए या मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस ही लगा के हम लोग उनको सॉल्व करते हैं। तो ये चीज हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। आई होप आइडेंटिटी मैट्रिक्स सही आपका क्लियर हो गया होगा, और किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में आपको अब कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए, तो कल के क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। आज का क्लास यहीं तक, एंड थैंक यू, सी यू टुमारो।